ठीक है, शुरू करते हैं आज आगे का ना। कल हमने क्या देखा था? कल देखा था क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। ठीक है ना? ओए नीचे बैठो, काम करो अपना। ठीक है, देखा। तो आज देखेंगे, आज नीचे एक और आ जाता है। क्या आ जाता है? बहुविधि फसल प्राणी। ठीक है कि हाँ, कि बहुविधि पे हम कैसे काम करते हैं। बहुविधि जो फसल प्राणी होती है, प्रणाली होती है, उस पे हम क्या क्या काम देखते हैं और किस किस तरह से उत्पादन करते हैं। इसका जो पहला मेन आ जाता है वो आ जाता है कि एक फसल में, एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। अगर जैसे हम जानते हैं कि एक खेत है और उसमें हम दो तरह की, एक से अधिक फसल उगाते हैं, एक से अधिक फसल उगाते हैं, तो ये आ जाती है बहु, यानी बहुत सारी फसल। एक खेती पर हम बहुत सारी फसल उगाते हैं। ये नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बहुविधि फसल प्रणाली क्या है, या कह देगा इसके लाभ बताओ, या कह देगा इसकी हानि बताओ। ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। यह भूमि के किसी भी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसल उत्पादन करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 सालों से तीसरी फसल के रूप में आलू उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन करना है। आपको यह देखना है कि जमीन के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका ज्यादा उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का इस्तेमाल करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में उत्पन्न की गई फसल के रूप में नापा जाता है। 1960 के दशक के बीच तक खेती में पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम की। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की जरूरत होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर अथवा दूसरी प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते थे। यह सब किसानों के पास उसी समय उपलब्ध होते थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। पहले क्या था? पहले लोगों के पास इतना ज्यादा यूरिया खाद, जो नई नई चीजें चलती नहीं है, कहते घास हो रही है, एक काम करो राउंडअप डाल दो, एक काम करो ये डाल दो घास। अब पहले क्या होता था? खेतों में निराने जाते थे लोग कि चलो भाई हमारी घास निकलवाओ चल के। लेकिन अब क्या होता है? अब दवाई आ रही है, वो डाल दिया फसल में, फसल मर गई, वो घास मर गई, फसल खड़ी है। तो क्या हुआ? वो केमिकल ही तो है, वो कुछ तो रिएक्ट कर रहा है उस चीज पे जो आपकी फसल है, उस पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डाल ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें ध्यान में रखना है। उस टाइम नहीं था। फिर आई एक हरित क्रांति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा हरित क्रांति क्या है, क्या बनती है? 1960 के दशक के अंत में, 1960 के दशक के अंत में क्या आती है? हरित क्रांति। क्या आती है? हरित क्रांति। ये नोट करके लिख लेना, ये आगे तक काम देगा। ठीक है, क्रांति, हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति कब आई है? 1960 में। अब देखते हैं हरित क्रांति होती क्या है। हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को ज्यादा उपज वाले बीज जैसे HYV क्या से गेहूं और चावल को खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की अपेक्षा HYV, ठीक है, HYV बीजों में एक ही पौधे से अधिक मात्रा में अनाज उत्पन्न करने की उम्मीद थी। इसके फलस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े से पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अनाज की मात्रा उत्पन्न होने लगी। हालांकि अति उपज प्रजाति वाले बीजों से अधिकांश उपज पाने के लिए बहुत अधिक पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता थी। अधिक उपज सिर्फ अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। हरित क्रांति में क्या होता है? एक होती है HY और V, HYV। ठीक है, HYV।
ये क्या होता है कि हरित क्रांति जो होती है वो हरित क्रांति इसी से आई थी, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो HYV के जो बीज होते हैं, HYV के जो बीज होते हैं वो लेट हो गया, ठीक है। HYV के बीज क्या होता है कि उसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो अधिक प्रजाति वाले होते हैं और ज्यादा कीटनाशकों की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। भारत में हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले इस्तेमाल किया। कहाँ कहाँ के? हरियाणा, पंजाब, बोलो, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे पहले इन लोगों ने आधुनिक कृषि जो थी अपनाया, ठीक है। आपसे पेपर क्वेश्चन में पूछेगा कि हरित क्रांति किन किन स्टेट में और कहां कहां पर प्रचलित हुई सबसे पहले, तो आपको क्या नाम लेना है? हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारी चीजें सबसे पहले वहां अपनाई गई थी। बोलो कुछ का नहीं, अपनाई गई थी। किसानों ने कृषि के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले इस्तेमाल किया। HYV बीजों, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए मशीन खरीदी, जिनसे जुताई एवं कटाई के काम को तेज कर दिया। उनमें से गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की फसल उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की, परंतु HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, जिससे किसानों के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं को काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध था, ठीक है। समझ में आ गया? हरित क्रांति का टॉपिक यहाँ से जरूर पूछेगा पेपर में, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं भूमि, क्या भूमि यह साधारण धारण कर पाएगी। अब देखते हैं कि हम जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या भूमि जो है, मतलब जो जमीन, यार मैं कहता हूं कि मेरे पास ये समझ कि मैं एक छत पे 10 बार चढ़ पाता हूँ, 5 मंजिल है कोई, मैं 10 बार चढ़ पाता हूँ, और मेरे से कोई कहे तो मैं 20 बार चढ़ना है, तो 10 बार तो मैं तेजी से चढ़ जाऊंगा, लेकिन जो 20 बार चढ़ूंगा 11वीं 12वीं का, वो स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को उसकी क्षमता नहीं बचेगी, मैं थक जाऊंगा। समझ रहे हो? तो वैसे भी जमीन भी है। अब किसी चीज को तुम कीटनाशक डाल के, दवाई डाल के जल्दी जल्दी उत्पादन कर रहे हो, तो भूमि पे भी तो कुछ असर पड़ेगा, वो भी तो नुकसानदायक है, वो भी तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, बंजर हो जाएगी, बंजर नहीं होगी, उर्वरक कम हो जाएगा, उसमें उर्वरक की क्षमता कम हो जाएगी या नहीं? यस या नो? ठीक है, अब देखते हैं इसका जो कह रहा है, क्या कह रहा है, स्टार मार्क मारते हैं। अब जो नया टॉपिक आया है, ये आया है, क्या भूमि ये है धारण कर पाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये चीज भूमि जो है हमारी, वो क्या धारण कर पाएगी, ऐसा भी कुछ है या नहीं है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? अभी मैंने पिछले समझाया था, क्या क्या समझाया था? मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। हाँ ठीक है। वैसे भूमि जो है वो प्राकृतिक है, भूमि जो है प्राकृतिक, उसे हम नहीं बना सकते, जो है वो प्राकृतिक ही है। एक भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का काफी उपयोग किया है। कई क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के ज्यादा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक कम हो गई है। अब मैंने अभी वही चीज बताई, किसी चीज पे आप ज्यादा इस्तेमाल करते रहो, तो क्या होगी, उसकी उर्वरक की जो शक्ति रहती है वो कम हो जाती है। अब मैं कहता हूँ एक कोई खेत है, खेत पर आप उसकी क्षमता है 2 बार फसल देने की,
उसमें भी ह्यूमस वगैरह पाया जाता है। जो फसल रहती है उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है वो हम फसल को छोड़ना पड़ता है। छोड़ना लाइक ऐसा करना पड़ता है कि आपको, जैसे आप खेती करे तो उसके बाद आपको कुछ दिन खाली जमीन छोड़नी पड़ती है जोत के, खोखला करके। उसका रीजन क्या है? उसके ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो बरकरार रहती है, जब भी आपकी खेती अच्छी होगी। अदरवाइज खेती अच्छी नहीं होती। क्या कह रहे हो? और अंदर की जमीन पूरी। हाँ ठीक है, ये सारी। और तुम्हें पता है कि केचुआ किसान का अच्छा मित्र है। ठीक है, केचुआ किसान का अच्छा मित्र, ठीक है। पाया जाता है कि उसकी उर्वरक कम हो जाती है। इसके अलावा नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत उपयोग से भूमि जल स्तर कम हो रहा है। मिट्टी की उर्वरकता तथा भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई सालों से बनते हैं। एक बार खराब होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना काफी कठिन है। कृषि का भावी प्रकाश सुनिश्चित करने हेतु हमें वातावरण की देखभाल करनी होगी। पहले क्या होता था कि किसान कम खेती करता था। अब जैसे मेरे पास था, फॉर एग्जाम्पल मैं सोनू को लेता हूँ। सोनू के पास 10 बीघा खेती थी पहले, लेकिन पानी की सुविधा कम थी, तो सोनू सिर्फ 5 बीघे पे खेती कर पाता था, क्योंकि यार कुएं से निकालना पड़ता था, टाइम लगता था। तो एक छोटा किसान, बड़ा किसान भी छोटे से टुकड़े पे ही काम कर पाता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब आपके पास आ गई हैं मशीनें, खेती की मशीनें, सिंचाई की मशीनें आ गई हैं। तो आप क्या करते हो? तुरंत लगाई हैंडल, मारा, जनरेटर अपना चालू किया, टेबल चालू किया, नलकूप चालू किया और लगा दिया पानी। अब जो अब क्या, आप 10 बीघे पे खेती करने लगे। तो अब क्या हुआ कि पानी का स्तर भी घटने लगा। पानी की दिक्कत क्यों हो रही? दिल्ली जैसे शहर में आज के टाइम पे पानी की इतनी ज्यादा किल्लत हो जाती है ना, कि वो सिर्फ हम जो दिल्ली में रहता है ऐसे हम रहते हैं, लेकिन हमारी इधर तो नहीं है। लेकिन आप मेन दिल्ली में जाओगे, रखो उसे अंदर रखो, आप दिल्ली में देखोगे तो बहुत ज्यादा पानी की किल्लत है। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हो कि अब क्या हो रहा है कि वहां पे जो फसल है उनकी वजह से नलकूप की कमी हो रही, पानी की कमी हो रही, तो उससे पर्यावरण पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है कि पानी का स्तर भी नीचे जा रहा है। उर्वरक की वजह से तुम्हारी मृदा भी खराब होती जा रही है, उसकी उर्वरक कम होती जा रही है। इसलिए इससे कुछ दुष्प्रभाव भी है। इसलिए हमें इन चीजों को करते समय कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। अब देखते हैं कि देखो, पालमपुर के किसानों में भूमि स्तर प्रकार विकसित है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? ठीक है, हम देखते हैं। एक नया टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, हमसे क्या क्या होता है। अब जो चौथा आया हमारा, वो आ रहा है पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित, मतलब बटी। ठीक है, वितरित का मतलब होता है बटी, वितरित है। अब देखेंगे इस चीज, हाँ, वितरित, बटी, वितरण, बटा। ठीक है, वही है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। आपको यह जानकारी हो गई होगी कि खेती के लिए भूमि कितना महत्वपूर्ण है। खेती के लिए हमें भूमि चाहिए, भूमि नहीं तो खेती कहाँ करोगे? कहीं नहीं करोगे। तो आप जैसे जानते हो कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है, जानते हैं कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती में कार्य में लगे सभी लोगों के पास कृषि के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से करीब 1/3 यानी 150 परिवारों के पास ही कृषि हेतु भूमि नहीं है, जो अधिकतर दलित है। कह रहा है कि आपको पता होता है कि कृषि में कितने लोगों की जरूरत होती है, लेकिन जितने लोगों की जरूरत होती है उतना किसी कृषि है नहीं। ये कह रहा है कि 450 लोग तो थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कृषि हेतु भूमि ही नहीं है। कृषि हेतु भूमि ही नहीं है। ठीक है, कृषि हेतु भूमि ही नहीं है उनके पास। ठीक है, शेष परिवारों में से 420 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर कृषि, हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर कृषि करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़े पर कृषि करने
से किसानों के परिवार को उचित आमदनी नहीं होती, उचित आमदनी नहीं होती। अब रीजन, मेरे घर पे 4 जगह हैं और मेरे पास 1-2 हेक्टेयर जमीन है, 1-2 हेक्टेयर ज्यादा नहीं होती जमीन है, और लगे चारों लोग उसमें हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई खाद डालेगा, कोई क्या डालेगा, तो उसमें पूरा ही नहीं पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना। इसलिए इसमें एक छिपी बेरोजगारी भी आती है। मैं आपको एडिशनल बता दूं छिपी बेरोजगारी क्या है। छिपी बेरोजगारी होती है कि मैं एक चीज मानता हूँ, आपने गांव में देखा होगा खेत खेत है ज्यादा आदमी उसके। हाँ समझ गए, लेकिन इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। छिपी बेरोजगारी क्या है आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसमें क्या पता आगे आए भी मैं, लेकिन मेरे को याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। छिपी बेरोजगारी क्या होती है? छिपी बेरोजगारी होती है कि आप देखा होगा गांव में सेसर जानते हो, थ्रेसर, जैसे गेहूं निकालते हैं, देखा नहीं, गेहूं डालते हैं, गेहूं निकलता है, भूसा अलग होता है, गेहूं अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, तुमने अक्सर देखा होगा कि एक बुढ़े से अंकल बैठे रहते हैं जो ज्यादा एज का रहता है, मतलब इतना बुढ़े भी नहीं रहते, लेकिन एक अंकल ऐसे बैठे रहेंगे, मेन मुखिया, जो सिर्फ ये बताते रहेंगे, अरे अरे इधर से डालो, अरे ये क्या कर रहे हो, जल्दी उठा के लाओ। अब जो गेहूं बटोर रहा होगा, उठा रहा होगा कोई बच्चा, उसको कहेंगे अरे इस बोरी में ज्यादा है, उसमें डालो, नहीं तो उठाने में दिक्कत होगी। ऐसा ज्ञान देते रहते हैं, बैठे बैठे समझाते हैं, एक तरह से ज्ञान ही देते रहते हैं। तो वो जो व्यक्ति हैं दरअसल उनकी जरूरत ही नहीं है, वही है छिपी बेरोजगार। अगर वो नहीं होते, अगर ऐसा ना बताते कि गेहूं घर नहीं जाते, जाते ना, वो अलग की बात, हाँ वो हमें गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो है छुपी बेरोजगारी, वो है छुपी बेरोजगारी, क्योंकि दिख नहीं रहा। काम तो दरअसल में उतने ही लोग कर रहे हैं जितने गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं, गेहूं निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, ला रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चुपचाप बैठे सिर्फ ये कह रहे हैं, हाँ इधर से नहीं इधर से ले आओ, इधर से नहीं ये करो, तुम कहाँ खड़े उधर आओ, और दरअसल में उनका कोई काम ही नहीं, कम से कम घर में बैठे घर रखा है, ठीक है। तो यही है बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। आगे मैं डिटेल से बताता हूँ, ठीक है। 1960 में किसान गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की सहायता से इस भूमि पर कृषि करता था। हालांकि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, परंतु परिवार अपना एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आमदनी से अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष बाद यह भूमि उनके 3 पुत्रों के मध्य बट गई। प्रत्येक के पास अब सिर्फ 0.75 हेक्टेयर भूमि का हिस्सा है, लेकिन अब अच्छी सिंचाई व्यवस्था और खेती के आधुनिक तकनीकों के बाद भी गोविंद के बेटे अपनी जमीन से निर्वाह नहीं कर पा रहे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें खेती के अतिरिक्त कुछ दूसरा कार्य भी ढूंढना पड़ता है। कहते हैं कि अब पहले क्या था, पहले उनके पास बहुत सारी खेती थी, लेकिन अब जब उनके पिताजी चले गए, गोविंद चले गए, तो उनके बेटों में वो 3 भूमि का हिस्सा 3 हो गया, जैसे 0.75 उनके पास बचा, ठीक है। आप आगे एक चित्र देख लेना। गांव के चारों तरफ बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे भागों को देख सकते हैं, इन पर छोटे किसान कृषि करते हैं। दूसरी तरफ गांव के आधे से अधिक क्षेत्रों में बहुत बड़े आकार में प्लॉट है, ठीक है, प्लाट है। पालमपुर में झमोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर कृषि करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज्यादा भूमि है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब हमारा टॉपिक नया आया है क्या, 5वां, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा।